पहुंचे सीएम धामी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुई। गीता उपदेश स्थल ज्योतिश्वर का किया भ्रमण। वहीं आपको बताते चले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाणा के ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। सीएम धामी ने महोत्सव के दौरान गीता उपदेश स्थली ज्योतिषर और भ्रमण भी किया और आपको बताते चले स्थित धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को गीता के संदेश और आध्यात्मिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। तो यहाँ आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर, हरियाणा के दौरे पर सीएम धामी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचे सीएम धामी। तो यहाँ आपको बताते चले कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सीएम शामिल हुए हैं। गीता उपदेश स्थली ज्योतिश्वर का उन्होंने भ्रमण भी किया। इस दौरान बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हरियाणा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपको बताते चले ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र का दौरा भी करते नजर आए सीएम। वहीं इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। सीएम धामी ने महोत्सव के दौरान गीता उपदेश स्थली को ज्योतिष्ठार आपको और साथ ही आपको बताते चले कि भ्रमण भी करते नजर आए, साथ ही स्थित धार्मिक स्थलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को गीता के संदेश और आध्यात्मिक शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण विचार भी साझा किए। गीता महोत्सव के आज इस अवसर पर मंच पर आसीन पूज्य अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने इस गीता महोत्सव को प्रारंभ किया, परम पूज्य शंकराचार्य जी, परम पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, जैन समाज के लोकेश मुनि जी, हमारे इस महोत्सव जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये महोत्सव प्रारंभ हुआ और आज पूरे देश और दुनिया में ये महोत्सव पहुंच गया। ऐसे भारत सरकार के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री और हरियाणा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, परम पूज्य बाबा भूपेंद्र जी, कपिलपुरी जी महाराज, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय लोधी जी, दिनेशानंद जी, मास्टर जी महाराज, विकास जी महाराज, कालिदास जी महाराज, तपेंद्र सिंह गोल्डी जी, सुभाष सुधा जी, विराट संत और सभी मंच पर आसीन मेरे सभी पूज्य बंधु, पूज्य प्रातः स्मृति सभी पूज्य संतगणों को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ गीता महोत्सव में आए हुए बड़ी संख्या में सभी हमारे देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, शीश नवाता हूं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मानवता का शाश्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है, पूरा दिशा देने का काम कर रहा है। यह वो भूमि है जहां से धर्म, कर्तव्य, सत्य, निष्काम कर्म और आत्मोन्नति का संदेश संपूर्ण समाज में प्रवाहित हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है कि पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जी ने जो ये गीता महोत्सव प्रारंभ किया, उसमें मुझे भी आप सबके बीच में आने का, आज उपस्थित होने का, आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर इस महोत्सव के माध्यम से गीता का शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जहां पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूं, वहीं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को भी, चूंकि वो हमारे वरिष्ठ भी हैं, सीनियर भी हैं, उनसे बहुत कुछ हम सीखते हैं। उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सच में
ये सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और उन्हीं के संकल्प के कारण आज ये दिव्य सांस्कृतिक उत्सव केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को गीता के पावन संदेश से जोड़ने का काम कर रहा है, एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि इतने सारे विद्वान और एक से एक पूज्य संत जिनको पूरे विश्व के अंदर ख्याति प्राप्त है, वो जब मंच पर हों तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और अभी मैं पूज्य शंकराचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने चंद शब्दों में ही गागर में सागर भरने का काम किया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये 700 श्लोकों का एक ऐसा दिव्य प्रकाशपुंज है जिसमें मनुष्य के आचरण, चिंतन, कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान और जीवन व्यवहार का अद्वितीय संकलन है। और एक ऐसा उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा उनके एक जीवन के एक प्रसंग में मिलता है कि 1945 में जब वो परमाणु बम बना रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे। लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। महाभारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो आज के समय में हमें संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती है। जो व्यापार करता है, व्यापारी को अपनी चुनौतियां है, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले की अपनी अलग चुनौतियां हैं, किसान की अपनी परेशानियां हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इस संसार में व्याप्त चुनौतियों को समझने, उनसे ऊपर उठने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे अर्जुन को कुछ समय के लिए भ्रमित और मोह में पड़ना हो, दुर्योधन के अहंकार का भाव हो, या भीष्म की प्रतिज्ञा हो, या फिर उस सूर्यपुत्र कर्ण की मित्रता हो, हर प्रसंग मनुष्य के चरित्र, कर्तव्य, निर्णय और आचरण का अद्भुत दर्पण है। इन्हीं प्रसंगों के बीच अभिमन्यु का साहस अद्वितीय अध्याय है जो नई पीढ़ी के लिए अप्रतिम प्रेरणा का स्रोत है। गीता में मानव जीवन का अंतिम उपाय भी है। जब मनुष्य संकट में होता है तब गीता उसे समाधान देती है। जब मन में बेचैनी होती है तब गीता शांति देती है। जब रास्ता धुंधला हो जाता है, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, तब गीता उनको दिशा देने का भी काम करती है। मैं भी बचपन से गीता का अनुकरण करता आया हूं। पहले गीता के सार के कथनों के माध्यम से समझता था, परंतु उसके बाद मेरी ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज मैं अपने प्रत्येक निर्णय में, प्रत्येक कर्म और जीवन के हर मोड़ पर गीता के उपदेशों को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखता हूं। शायद इसलिए मेरी धर्मपत्नी का नाम भी गीता ही है। लोक संग्रह गीता में वर्णित है, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम महर्षि, अर्थात समाज के कल्याण के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये संदेश सदैव प्रेरणा देता है कि व्यक्तिगत लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से काम करना, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता के लिए काम करना, प्रत्येक जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के समय। ये अनेक ऐसे श्लोक हैं गीता के जो हमें रास्ता दिखाते हैं। अभी पूज्य शंकराचार्य जी बता रहे थे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, इस प्रकार के अनेक योग। और दुनिया भर के अंदर आज जो काम हो रहे हैं उस पर गीता का अध्ययन भी हो रहा है। गीता का कहीं ना कहीं एक तरह से रिसर्च उस पर हो रही है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आत्म शांति के क्षेत्र में, और कठिन परिस्थितियों में कैसे काम किया जाए, उन सभी में गीता हमें व्यवहारिक ज्ञान भी दे रही है। जीवन की प्रत्येक चुनौती को
स्वीकार करके आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा भी देती है। आज के समय में हम सभी जानते हैं कि हमने अनेक काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के अंदर हो रहे हैं। अभी पूज्य ज्ञानानंद जी जब कह रहे थे तो उन्होंने हमारा भी उल्लेख किया, पूरे देश के अंदर किस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में विद्यालयों में प्रतिदिन गीता के श्लोकों के पाठों को अनिवार्य रूप से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य किया है। और हम सभी जानते हैं आज देश के अंदर हमारे धार्मिक। तो वहीं देहरादून में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में एक जिला एक दुकान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न जिलों में पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ओडीओपी जैसी योजनाएं न केवल स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को पहचान दिला रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति दे रही हैं। अकादमी परिसर में शुरू हुई ये दुकान देश भर के जिलों में विशिष्ट उत्पादों को एक मंच उपलब्ध कराएगी। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने 100वें फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशिक्षु को संबोधित किया। वहीं अपने प्रेरक संबोधक में उन्होंने बताते चले कि उन्होंने कहा कि आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि निष्ठा के साथ सेवा करें या निष्ठा के साथ नेतृत्व करें और उत्कृष्टता के साथ कार्य करें। उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में विनम्रता को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताते हुए कहा कि सदैव अहंकार रहित रहें। आपके मन में अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं है जो अहंकार विकसित करता है। आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, सर्व विद इंटीग्रिटी, लीड विद ह्यूमिलिटी और डिलीवर विद एक्सेलेंस। और साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि यह सब करते हुए ईगोलेस होना चाहिए। अहंकार मन में किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि जिसके भी मन में अहंकार पैदा हुआ उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है लोगों की नजरों में। किसी भी अहंकारी व्यक्ति के प्रति, किसी इगोइस्ट व्यक्ति के प्रति कॉमन मासेज में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है। अब जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ यह पॉइंट है, जिस इंडिविजुअल के पहले यह लग जाएगा, यदि नंबर 1 के पहले यह पॉइंट लगा दीजिए तो नंबर 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, वो 1/10 हो जाती है। क्यों ही आपके अंदर अहंकार पैदा हुआ, स्वाभाविक रूप से आपकी वैल्यू, आपकी कीमत लोगों की नजरों में वो कम हो जाएगी। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। सीबीआई ने असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को किया गिरफ्तार। खालिद को पेपर सॉल्व कराने में मदद का आरोप। वहीं खालिद की बहन के जरिए भेजे 11 सवालों के जवाब। आपको बता दें 21 सितंबर की परीक्षा से जुड़े ये सारे सबूत जहां हरिद्वार के कॉलेज से पेपर फोटो वायरल हुए, तो वहीं एसआईटी जांच में सुमन दोषी सीबीआई ने अरेस्ट किया। तो आपको बताते चले यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सुमन ने उम्मीदवार खालिद को परीक्षा के सवाल सॉल्व कराने में मदद की। सूत्रों के अनुसार खालिद की बहन के माध्यम से परीक्षा के 11 सवालों के जवाब भेजे गए थे। ये सभी सवाल 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा से जुड़े हुए थे। वहीं हरिद्वार के कॉलेज से पेपर की फोटो वायरल होने की भी जानकारी मिली है। सुमन पर आरोप है कि उन्होंने एसआईटी जांच के दौरान दोषी पाए जाने के बाद भी पेपर लीक में संलिप्तता दिखाई। तो वहीं आपको बताते चले बड़ी खबर आ रही है यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर, तो वहीं आपको बताते चले खबर सामने आ रही है जहां यूकेएसएससी पेपर लीक को लेकर ये पूरा बड़ा मामला
तो वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बड़ी कार्यवाही करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार किया। आरोप है कि सुमन ने उम्मीदवार खालिद को परीक्षा के सवाल सॉल्व कराने में मदद की। वहीं सूत्रों के अनुसार खालिद की बहन ने माध्यम से ये 11 सवालों के जवाब भेजे गए थे। ये सभी सवाल 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा से जुड़े हुए थे। वहीं हरिद्वार के कॉलेज से पेपर की फोटो वायरल होने की भी जानकारी मिली थी। सुमन पर आरोप है कि उन्होंने एसआईटी जांच के दौरान दोषी पाए जाने के बाद भी पेपर लीक में संलिप्तता दिखाई, जिसे लेकर ये पूरा मामला, तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्या है ये पूरा मामला। 21 सितंबर को यूकेएसएससी परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के दौरान पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। बेरोजगार संघ ने लगाया पेपर लीक पर आरोप। वहीं पुलिस ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया। जांच में सवालों का स्क्रीनशॉट सामने आया। हरिद्वार के बहादुरपुर जट परीक्षा केंद्र से ये वायरल हुए सवाल, जहां परीक्षार्थी खालिद ने पहले से छिपाए स्क्रीनशॉट निकाला। वह स्क्रीनशॉट उसने अपनी बहन साबिया को भेजा। साबिया ने स्क्रीनशॉट प्रोफेसर सुमन चौहान को भेजा। 22 सितंबर को सुमन चौहान को हिरासत में लिया गया। फिर खालिद और साबिया को गिरफ्तार किया गया। शुरुआती जांच में सुमन को छोड़ दिया गया। वहीं युवाओं ने 8 दिन प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संतुष्टि की। वहीं आपको बताते चले 26 अक्टूबर को सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। सीबीआई की प्राथमिक जांच में सुमन चौहान भी शामिल। सीबीआई ने दोबारा गिरफ्तार कर कोर्ट में उन्हें पेश किया। कोर्ट ने सुमन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो यही आपको बताते चले यूकेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर ये पूरा किस्सा, जिसे लेकर अब समिति की गठित हुई, जहां अब गिरफ्तारियां भी हो रही है। यूकेएसएससी पेपर लीक ये पूरा मामला, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर को इसे लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने तेज जांच की पड़ताल की, जिसके जरिए गिरफ्तारियां हुई। पेपर सवाल कराने में मदद का आरोप। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर मलिक जुड़ चुके हैं। अजहर, मैं जानना चाहूंगी, सीबीआई ने अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद की और साथ ही प्रोफेसर को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस प्रोफेसर पर जो गिरफ्तारी हुई है, किन आरोपों के तहत हुई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा, प्रदेश में लगातार जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। बच्चे कई सालों की मेहनत के बाद एक एग्जाम की तैयारी करते थे ताकि उनका भविष्य साकार हो सके। उसी को लेकर बीच में उनकी मेहनत पर पानी फेर देते थे, पेपर लीक हो जाता था और जो नाकाबिल बच्चे थे वो कहीं ना कहीं परीक्षा को पास करते थे। उसको लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर एक बड़ा बच्चों का आंदोलन भी देखने को मिला था, जिसके बाद धामी सरकार खुद उन बच्चों को समझाने के लिए सड़कों पर उतरी थी और बच्चों को आश्वासन दिया था कि इस मामले पर पूरी सीबीआई जा चुकी। उसके बाद सीबीआई जांच की टीम का गठन हो गया और लगातार जिस तरीके से सीबीआई जांच दिन प्रतिदिन पर्चे खोलती हुई दिखाई दे रही है और सारे मामले उजागर होते हुए उसी कड़ी में एक और बड़ी अपडेट ये आई है कि कॉलेज के प्रिंसिपल संचालक को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ लगातार जारी है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को के खिलाफ धामी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी और किसी भी तरीके से माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी, क्या ये पुष्टि हुई है कि सुमन ने खालिद को 11 सवालों के जवाब भेजे थे? बिल्कुल, उसका एक स्क्रीनशॉट भी सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट भी जांच टीम के पास है, जिसमें सवालों के जवाब थे और इस पर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस तरीके का कोई भी सामने आकर बयान नहीं दिया, लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से सूत्रों से जानकारी मिली है तो कहीं ना कहीं वो काफी चौंकाने वाली बात थी कि किस तरीके से एक पेपर लीक हो जाता और सवालों के जवाब भी अंदर पे बैठे एग्जाम देने वाले व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक कहिए और या फिर एक बड़ा षड्यंत्र कहिए कि किस तरीके से इतना बड़ा खेल चल रहा था और जहां जो लाभकारी व्यक्ति हैं जो मेहनत कर अपने एग्जामों को पास करना चाहते हैं तो उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फेरकर उनके सपनों को धराशायी करने का काम ये नकलची लोग भी करते हुए दिखाई दे रहे थे। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी, खालिद की बहन साबिया का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा है? जी बिल्कुल, अगर मैं बताऊं खालिद की बहन की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले को पूरा सिंडिकेट चलाने वाला उसका भाई और दूसरा उसकी बहन भी मिली हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से मामला लीक हुआ था वो कहीं ना कहीं खालिद की बहन की वजह से ही लीक हुआ था। अगर खालिद की बहन थोड़ी सी सावधानी बरतती या फिर कहीं ना कहीं मामला लीक ना हो पाता, उसकी लापरवाही थी और जिसकी वजह से पूरा मामला खुल गया है। दोनों ही भाई बहन मिलकर पूरे सिंडिकेट के मेंबर बने हुए थे। सिंडिकेट
मास्टरमाइंड कौन था अभी तो ये कहना बहुत कठिन बात है, अभी तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना बड़ा सिंडिकेट ये चलाया जा रहा है प्रदेश के अंदर, एग्जाम से पहले एग्जाम की कॉपियां इन्हें मिल जाती हैं और अंदर बैठे बैठे लोगों को जवाब भी मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चौंकाने वाला मामला था और ये कहीं ना कहीं खुलासा होने के बाद और सीबीआई जांच जिस तरीके से गठित कर दी गई, तो अब दूध का दूध पानी का पानी जल्द हो जाएगा। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी 21 सितंबर को हुई इस परीक्षा के सबूत पुलिस ने कैसे और कहां से सीबीआई ने जुटाए? जी बिल्कुल, जब बारीकी से जब मामला हाईलाइट हुआ और सड़कों पर विद्यार्थी उतर गए, धामी सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर जिस तरीके से हंगामा चलने लगा और धामी सरकार ने जब आश्वासन दिया, तो सीबीआई जांच ने एक परत धीरे धीरे खोलती शुरू कर दी, पूछताछ करनी शुरू कर दी। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ था उस कॉलेज में पूछताछ करी, बारीकी से कई बिंदुओं पर चर्चा की, जाँच की और उसके बाद जब परतें खुलती गई तो आज देख लीजिए कि लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी लगातार देखने को मिल रही है। जी अजहर, एसआईटी जांच में सुमन को दोषी पाया गया था, तो पहले कार्यवाही में देरी क्यों हुई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मामला बहुत सेंसिटिव था और कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी कि जो गलत हो। बारीकी से जांच करने के बाद सीबीआई लगातार एक के बाद एक इन सिंडिकेट मेंबरों पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है और आने वाला वक्त भी बहुत बड़े खुलासे करने का बताया जा रहा है कि बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं कि कितने लोग हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रहेगी कि क्या इसमें सफेद पोस्ट लोग भी शामिल हैं या फिर सिर्फ कुछ ही लोग इतने बड़े सिंडिकेट को चला रहे थे, जिम्मेदार अधिकारी उसके साथ मिलकर। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की भूमिका है या पेपर लीक के इस पूरे मामले में कोई नेटवर्क है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे और खाली एक उत्तराखंड राज्य नहीं, कई राज्यों से इस तरीके के मामले आए थे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा एक बड़ा सिंडिकेट बनाया गया है और वो सिंडिकेट इन पेपरों का सौदा करता है कि हम तुम्हें एग्जाम में पास करा देंगे और एग्जाम में इतने नंबर आपको दिलवा देंगे और इसके एवज में कहीं ना कहीं पैसों की मांग की जाती थी। तो एक बड़ा एक नेटवर्क था जो डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अजहर, सीबीआई की अगली कार्यवाही किन लोगों या अधिकारियों पर केंद्रित हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि जिस तरीके से सीबीआई जांच है और लगातार पूछताछ हो रही है, क्या कुछ निकल के आता वो तो जांच के बाद ही कुछ सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से स्कूल पर सीबीआई जांच का शिकंजा है और जिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था उस पर कई कड़ियां एक दूसरे से जोड़नी जरूरी है और वो कड़ियों के लिए सीबीआई उस कॉलेज पर ही सबसे ज्यादा फोकस करे हुए है। जी अजहर, क्या अब तक की जांच में पेपर लीक की पूरी चेन स्पष्ट हो गई है? जी मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है और सीबीआई का एक्शन देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को एक सकते हैं और धामी सरकार का सीधा सा संदेश है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हो। जी अजहर, मैं जानना चाहूंगी सुमन ने पेपर लीक हल कराने के लिए क्या कोई पैसे लिए, रिश्वत ली या ये किसी और उद्देश्य से किया गया? कहीं ना कहीं इस पूरे सिंडिकेट के मामले के पीछे सिर्फ पैसों का ही खेल है। और लेकिन अभी सुमन का क्या भूमिका थी, कितने रुपए की मांग करी गई थी, क्या कुछ करा गया था, ये जब तक कोई ऑथेंटिक राइट नहीं आती या फिर कोई अधिकारी का बयान नहीं आता उस पर कहना बड़ा वो नहीं है। लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि इस सारा खेल पैसों के पीछे का, पर्दे के पीछे पैसों का गेम था कि किस तरीके से बच्चों को नौकरियां शिफ्ट कराई जाती थी। इससे पहले भी प्रदेश के अंदर एक नकलची दरोगा का मामला सामने आया था जिन्होंने नकल मारकर इंतजाम किया था और आज वो खाकी पहनकर उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हैं। जी अजहर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।